हम लोग इससे पहले पाषाण काल में पढ़ लिए थे पूरा पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे थे, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिए थे, उसके स्थलों को देख लिए थे, हथियार कौन कौन से हथियार बनाए जाते थे, हथियार का प्रकार कैसा था, कौन कौन कहाँ कहाँ प्रमुख स्थल थे, ये सब कुछ देख लिए थे। ठीक, उसके बाद आज हम लोग का ये पाषाण काल खत्म हो जाएगा तो मध्य पाषाण काल देखेंगे, नव पाषाण काल, और अभी याद भी कर लेंगे हम लोग। इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना सीखे, कितना कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है, वो सब आप देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल देखिए, पाषाण काल में यहाँ मध्य पाषाण काल इसका दूसरा समय है। पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया, तो दूसरा जो पाषाण काल में दूसरा काल आता है वो मध्य पाषाण काल को माना जाता है। ठीक, पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके बाद इस युग में इस युग को माइक्रोलिथिक युग कहा जाता था। माइक्रोलिथिक युग का मतलब क्या होगा, आप पहले भी जानते होंगे। माइक्रोलिथिक युग का मतलब पहले से भी जानते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। छोटे हथियार बनाए जाने के कारण इस युग का नाम रख दिया गया माइक्रोलिथिक एज कहा गया या युग कहा गया। ठीक है, अब छोटे छोटे हथियार, सूक्ष्म हथियार मतलब एकदम छोटे हथियार नहीं बनाए जाते थे। देखिए अब छोटे हथियार बनाने का कारण क्या था यहाँ पर, ये लोग अब क्या हुए थे, शिकारी से धीरे धीरे पशुपालक की तरफ बढ़ने लगे थे। पशुपालक के अलावा भी ये लोग जमीन से जो कुछ भी उत्पादन होता था, ये खेती नहीं करते थे, प्राकृतिक द्वारा अपने आप जो कुछ भी कंद मूल उत्पादन होता था उस पर अपना जीवन ज़्यादा निर्भर रहने लगे, जिसके कारण इनको छोटे हथियारों की ज़रूरत पड़ी। अगर हमको आलू या आप देखें आलू प्याज, आप कभी खेतों से आलू या प्याज निकालते होंगे तो देखे होंगे कि आपको छोटे हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा सा हल लाकर, अगर इस समय मान लो ट्रैक्टर वाला हल लाकर और खेत में लगा दिया जाए तो आलू या प्याज हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए छोटे छोटे क्या करना पड़े, छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते हैं हम लोग। या और भी कोई चीज़ें हम लोगों को जो नीचे धरती से निकालनी होती है तो उसके लिए छोटे हथियारों का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक वैसे यहाँ पर छोटे हथियारों का उपयोग का प्रचलन सबसे अधिक बढ़ गया। अब ये मत सोचिए कि माइक्रोलिथिक एज का मतलब यहाँ पर खाली छोटे हथियार ही रहते थे, नहीं, छोटे हथियारों की उपयोगिता सबसे अधिक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये लोग कंद मूल पर ज़्यादा निर्भर रहने लगे। और यहीं से देखिएगा मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल में ये लोग पूरी तरीक़ा से ये मतलब 90% ये शिकार से हटकर खेती पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे इनको मिट्टी से पहचान होने लगी थी, और मिट्टी द्वारा जो कुछ भी कंद मूल ये लोग उपयोग करते थे, फिर खाते थे, फिर फेंकेंगे तो देखते थे ये क्या रही, तो फिर वापस से उत्पादन होना चालू हो गया। तो इनके दिमाग में ऐसा बातें, खेती करने की बातें धीरे धीरे यहीं से इनके दिमाग में परमना क्या हुआ, चालू हो गया था, क्योंकि अब ज़मीन से धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। इसीलिए इस युग को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हथियार इस युग में क्या होने लगे थे, बनाए जाने लगे, प्रमुखता थी। साथ में इस स्थल के, इसके मध्य पाषाण काल के स्थलों की जानकारी भी देखा जाता है, कहाँ कहाँ ऐसे जगह है जहाँ जहाँ छोटे छोटे हथियार मिले हैं। तो अच्छा यहाँ जगह है, तो अनुमान लगा लिया जाता था कि ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। साथ में इसको कार्बन डेटिंग द्वारा भी पता कर लिया जाता था, अच्छा एक ही समय का है ना, तो मान लिया जाता था कि ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। चलिए आगे बढ़ते, इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। प्रमुख विशेषता क्या क्या थी? अभी शिकार करना भी ये लोग छोड़े नहीं थे, लेकिन अब जमीन से जो कंद मूल था उसका ज़्यादा उपयोग करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद हथियार, अब हथियार निर्माण इनकी विशेषता थी। हथियार निर्माण थोड़े छोड़ेंगे, हथियार निर्माणों में सबसे अधिक कैसा हथियार अब निर्माण करने लगे थे, अब वैसे हथियार भी निर्माण करने लगे थे जो छोटे छोटे थे। ध्यान रखिएगा, इनको छोटे हथियार निर्माण करने से और कंद मूल पर थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होने से फ़ायदा ये हुआ ना कि इनको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता था। अब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करके शिकार करने के लिए आपको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। वैसे लोग जो वृद्ध हो जाते थे वो बहुत तेज़ नहीं भाग सकते, या छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत तेज़ नहीं भाग सकते थे। तो ये लोग धीरे धीरे कहाँ पर शिफ्ट होने लगे? आप कहेंगे इससे पहले वैसे लोग नहीं थे, बस इनको दिमाग में ये सब बातें धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लगी। तो इन लोगों को अब क्या हुआ, एक ही जगह आराम से, एक जगह मतलब आराम से इनको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना पड़ता था। इनको ज़मीन से जब भी कुछ निकालना है तो ज़्यादा दौड़ भाग करना नहीं है, आप ढूंढते चलिए, जहाँ मिला वहाँ निकाल लीजिए। तो इनको अब ज़मीन से जो कंद मूल थे उनका स्वाद थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगने लगे और बढ़िया से ये आराम से मिलने लगे। इसी कारण से ये लोग छोटे हथियारों का भी निर्माण करने लगे। साथ में
अब पशुपालन का भी ये लोग सोचने लगे। पशुपालन क्यों? अब धीरे धीरे देखिएगा इनके शरीर में हल्का हल्का सा, पहले जितना दौड़ भाग करते थे जानवरों की तरफ, देखिएगा धीरे धीरे आराम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोग भी देखिए कितना आराम एकदम अब जिंदगी में हम लोग का आ गया है। पहले हमारे पूर्वज, अभी से 30 साल 40 साल पहले जो हमारे पूर्वज इतने किसान थे, हम लोग का क्या उतना मेहनत कर पाते हैं क्या? नहीं। धीरे धीरे आराम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी देखिएगा धीरे धीरे आराम करते देखिए शिफ्ट होंगे। कैसे? पशुपालन। अब पशुपालन क्यों ये लोग प्रारंभ किए? क्या पशुओं से बहुत ज़्यादा लगाव था जिस समय, इस समय अभी लोग पशुपालन क्यों करते? पशुपालन मतलब वो नहीं, अभी कोई कुत्ता क्यों पालता है? इसी काल में पशुपालन, कुत्ता पालने का प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, कुत्ता पालने का प्रारंभ यही मध्य का पाषाण काल में हुआ। कुत्ता पालने का प्रारंभ यहाँ से हुआ। ध्यान रखिएगा पशुपालन। अब पशुपालन की तरफ ये लोग क्यों शिफ्ट हुए होंगे? देखिए कंसेप्ट अगर समझ जाइएगा ना, अगर कंसेप्ट समझ जाइएगा तो समझिए आपको कुछ को दिक्कत नहीं होगा। क्यों? ये क्योंकि अब आराम चाहिए। अब अपने शिकार में पशुओं को भी साथ दौड़ाते थे, कुत्ता को भी साथ क्या करते थे? दौड़ाते थे। अब अगर आप गाँव से होंगे, देखिए कि गाँव में जो नीलगाय होती हैं, नीलगाय खेतों में जब आ जाती हैं या कोई और जानवर आ जाते हैं तो सबसे पहले कौन भगाता है? वहाँ दौड़ता है वहाँ से। अब देखिए किसान कुत्ता का पालन अभी भी करते हैं। क्यों करते हैं? किसान अपने फसलों की रक्षा करने के लिए। अगर किसान खेतों में नहीं है, किसान अगर नहीं चाहता है कि उतना दौड़ा जाए, उसको भगाया जाए, तो कुत्ता ही उसको दौड़ा कर भगा देता है, नीलगायों को। तो पशुपालन यहाँ सबसे पहले कुत्ता का पालना चालू किए। ठीक है, कुत्ता पालन चालू किया। यहाँ पर अस्थायी निवास, धीरे धीरे अब इन लोगों में अस्थायी निवास होने लगा। हल्का हल्का अस्थायी निवास, पूरा नहीं, सारे लोग नहीं। ये अब होता ये था कि मान लो कि 20 दिन 40 दिन यहाँ पर रहे, फिर 40 दिन ऐसे धीरे धीरे अस्थायी निवास भी इनमें आने लगा था। क्यों अस्थायी निवास आने लगा था? क्योंकि धीरे धीरे जमीन से क्या होने लगे थे? जुड़ने लगे थे, पशुपालन भी करने लगे थे। धीरे धीरे पशुओं के नाम पर कुत्ता भी पालते थे। और झोपड़ी का निर्माण भी, अस्थायी निवास रहेंगे तो अब हर जगह आपको गुफा तो मिलेगा नहीं कि गुफा में रहा जाए, या सभी लोग पेड़ के नीचे तो रहबो नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये लोग अपना झोपड़ी क्या करने लगे? निर्माण करने लगे। साथ में खाद्य संग्रह की कला यहीं से हल्का हल्का विकसित होने लगे। हल्का एकदम। कैसे? मान लो कि पूरा कंदमूल मिल गया यहाँ पर, मान लो कि पूरा एक टोकरी, तो क्या करते थे ये लोग? हल्का हल्का समेटना चालू किया। लेकिन यहाँ से नहीं, खाद्य संग्रह का आपसे पूछा जाएगा, यहाँ तो नहीं, हल्का एकदम आया था, ज़्यादा नहीं आया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रथम पशुपालन के जो स्थल मिलते हैं, कहाँ से सबसे प्रथम पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीन, देखिए कभी अगर पूछा जाए आपसे ना कि चावल का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो कोल्डिहवा आपको आसान। क्यों? क्योंकि कोल्डिहवा ये ऐसे कई जगह से चावल के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कोल्डिहवा में सबसे पहले मिला हुआ है। अगर कोल्डिहवा से पहले भी कोई और स्थल मिल जाएगा कि यहाँ कोल्डिहवा से पहले का डेट इसमें है, कोल्डिहवा से पहले का अगर डेट आ रहा है इसमें कि हाँ कोल्डिहवा से पहले यहाँ पर खेती हुआ है, चावल का उत्पादन हुआ था, तो कोल्डिहवा हट जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले पशुपालन का आदमगढ़ और बागोर, ये मध्य प्रदेश में है। बागोर, अब देखिए बागोर जो है ये राजस्थान में है। अब यहाँ पर पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य आपको कहेगा इन दोनों में से, तो इन दोनों में से बागोर और आदमगढ़ दोनों मिलता है। बागोर को टिक करिएगा आप, अगर इन दोनों एक ही में ऑप्शन रहे तो। कहीं कहीं आपको मिलता है कृषि और पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वहाँ ऑप्शन में रहता है मेहरगढ़, वही सही आंसर होगा। अब आप कहेंगे वो सही होगा तो फिर बागोर सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उसमें बागोर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। कहाँ पर? वो नौ पाषाणी का स्थल है मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा। तो अगर अन्न उत्पादन, देखिए अगर पूछा जाए अन्न उत्पादन, यहाँ पर आप अगर आपसे पूछा जाए कि अन्न उत्पादन का सबसे पहला जो साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मेहरगढ़ से, जो कि नौ पाषाणी का स्थल है। लेकिन पशुपालन का भी साक्ष्य अगर एक ही में कह दें, अन्न उत्पादन और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है निम्न में से, उसमें मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ ही सही आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल आपसे पूछे पशुपालन का तो बागोर आंसर होगा, या आदमगढ़ रहेगा तो आदमगढ़ आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। प्रमुख इसका स्थल देख लेते हैं। इसके स्थल मध्य पाषाण काल के लोग प्रमुख कहाँ कहाँ जगह पर निवास करते थे, कहाँ कहाँ जगह से उनका साक्ष्य मिला हुआ है। बेतवा घाटी, बेतवा नदी है एक, जो कि बिंद क्षेत्र में, कहाँ? बिंद के पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बेतवा नदी घाटी का जो फैलाव है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों से मध्य पाषाणी काल ये बेतवा नदी घाटी के किनारे लोग रहते थे, वहीं पर इनका साक्ष्य मिला हुआ है। सोन घाटी आपको पता है मध्य प्रदेश से, कृष्णा घाटी कर्नाटक से, अब यहाँ बेलन घाटी, अब बेलन घाटी आपसे पूछे उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे जगहों से, ये जगह लिख लीजिएगा आप,
यहाँ पर आप जगह लिख लीजिए, मध्य प्रदेश प्लस यहाँ पर यूपी या उत्तर प्रदेश। इस सोन को तो पहचानिए गए होंगे, कई बार सोन नदी को पढ़े हैं। सोन का तो मध्य प्रदेश से, कृष्णा कर्नाटक से, बेलन उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, इस काल का सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर सराय नहर और महदहा से मिला हुआ। ये उत्तर प्रदेश की दोनों स्थल है। आपसे पूछ दिया जाए ये स्थल, ये भी स्थल ध्यान रखिएगा, पूछे निम्न में से कौन मध्य पाषाणिक स्थल है, तो सराय नहर और महदहा। यहाँ से इस काल के लोगों का सर्वप्रथम अस्थिपंजर मिला हुआ है, यानी कंकाल मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं, मध्य पाषाण काल से इतना ही हम लोग जानना था। अब नव पाषाण काल में अब शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नव पाषाण काल में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। नव पाषाण काल का यहाँ पर अब देखते हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये टाइम कब से कब तक था, बार बार टाइम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, क्योंकि उस समय ही हम बता दिए थे, जब इससे पिछला वाला क्लास में इसका टाइमिंग सब बता दिए थे। ठीक है, तो ये बार बार यहाँ पर टाइम लिखना की जरूरत नहीं है, और टाइम आप बार बार आता भी नहीं है। ठीक, नव पाषाण काल, इस युग को न्यूलिथिक युग कहते हैं। न्यूलिथिक युग, इंग्लिश में इसको न्यूलिथिक कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ये तो पढ़ते नहीं है, तो उनको कभी कभी देता है न्यूलिथिक ऐसे हिंदी में लिखकर, देवनागरी में न्यूलिथिक लिख देता है, तो उनको समझ में नहीं है, तो न्यूलिथिक इसी को कहते हैं, नव पाषाण को। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, अब यहाँ से सबसे अधिक विकसित मानव नव पाषाण काल में हुए हैं। ये ठीक ठाक मानव अस्थायी निवास, हर वो चीज थी जो एक जानवर से मनुष्य को अलग करता है, वो हर एक चीजें यहाँ पर इंसानों वाला हो गया था इनके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख विशेषता क्या क्या था, शिकारी मानव तो थे ही, शिकार तो करते ही थे। ठीक, यहाँ पर खाद्य संग्राहक कब बन गए थे, खाद्य संग्राहक यहीं से आया था। आपको अभी फीलिंग भी बता दिए थे कि कैसे इनके अंदर फीलिंग ये जगह। ठीक है, कृषि करने लगे थे, क्यों, क्योंकि कृषि का महत्व अब धीरे धीरे ये लोग क्या हुए थे, जमीन से जुड़ने लगे थे, कृषि का महत्व समझ गए थे, तो कृषि करने लगे थे। जब कृषि करेंगे और साथ में पशुपालन, अब कुत्ता के अलावा और भी जानवरों को क्या करेंगे, बकरी, भेड़, ये छोटे छोटे जानवरों को पालते थे। बड़ा जानवर अभी नहीं पालते थे, क्योंकि डर लगता था इनको बड़ा जानवर से। कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब पालने लगे थे। ठीक, उसके बाद मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने लगे थे, क्योंकि चावल जब आप चावल का उत्पादन करिएगा या कोई और चीज़ों का उत्पादन करिएगा, तो आपको रखने के लिए कोई चीज़ भी चाहिए, तो मिट्टी के बर्तनों का ये लोग निर्माण करने लगे। सबसे पहले जो बर्तनों का निर्माण किया जाता था वो मिट्टी के बर्तनों का, अभी भी मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन है। मिट्टी के बर्तन मजबूत भी होते हैं, अब ऐसा नहीं उसको पटक दीजिए तो टूट ही जाएगा। आराम से इधर उधर ले जाने में, कुछ सामान रखने में, सामान बहुत अच्छा से रहता है। अभी भी आप किसानों को देखिएगा, किसान, अगर आप किसान होंगे तो आपको पता भी होगा, धान का बीज या गेहूं का बीज जो रखा जाता है, वो मिट्टी वाले बड़ा सा ड्रम रहता है, मिट्टी का बड़ा सा ड्रम रहता है, उन्हीं ड्रमों में रखा जाता है, जो सबसे सुरक्षित जगह होता है किसी भी बीज को रखने के लिए। वो उसमें कुछ होता नहीं है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। अब तो आ गया है बहुत सारा चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का। तो चलिए, अब मृदभांड के अस्थायी निवास ये लोग करने लगे थे, अस्थायी निवास सब रहने लगे थे, एक जगह अब घर और बनाकर झोपड़ी रहने लगे थे। ठीक है, अब इनके कुछ यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ स्थलों के नाम जान लेते हैं। आपसे आएगा सबसे पहले कृषि या अन्न उत्पादन वाला कौन सा स्थल मिला है, सबसे पहले कहाँ पर अन्न उत्पादन या कृषि किया गया था, तो ये मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, वहीं से। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले चावल का उत्पादन कब, ये नव पाषाण काल में, क्योंकि इधर तो चावल वाल का उत्पादन भी नहीं होता था, कि सबसे प्राचीनतम चावल का उत्पादन वाला स्थल कहाँ से मिला है, ठीक, साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश। कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोनों स्थलों का नाम ध्यान रखिएगा। अब पशुपालन से संबंधित नहीं, मृदभांड का ये लोग निर्माण करने लगे थे। मृदभांड जब पढ़ेंगे वो अलग से वीडियो बनाएंगे मृदभांड वाला, उसमें देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि हथियारों का निर्माण, ये लोग हथियार का निर्माण कैसे कैसे करते थे और कौन सा हथियार। देखिएगा अब इनका हथियार शार्प होने लगा था, बहुत तेज, खतरनाक तेज एकदम हथियार होने लगे थे। ठीक है, अब नॉर्मली देखिए एगो चाकू वैसे होता है कि एगो चाकू नॉर्मल सब्जी काटने वाला घर वाला चाकू होता है, एक वैसा चाकू जो कोई अपराधी लिया होता है, मूवी में देखते होंगे। दोनों चाकू में बहुत डिफरेंस हो जाता है, वजन समान ही रहेगा लेकिन डिफरेंस, ये बहुत, जो चोर वाला चाकू होता है ना, बहुत शार्प होता है। ठीक, तो वैसे ही ये लोग बनाने लगे थे एकदम शार्प। अब देखिए
ये लोग हथियार किस किस चीज़ का यहाँ पर निर्माण करने, हड्डियों का निर्माण करते थे हथियार, कोई बढ़िया लकड़ी हो गया, लकड़ी का हथियार निर्माण करते थे, और साथ में ही पत्थरों का भी उसमें उपयोग करते थे। पत्थरों को घिस घिस कर बहुत तेज अधिक धार वाला पत्थर बना देते थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये कुल्हाड़ी का निर्माण करने लगे थे। बांसुली, अब बांसुली क्या होता है, बांसुली नहीं बसुली भी होता है। अब कोई अगर आपके आसपास में लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति होंगे जिनको बढ़ई कहा जाता है, आप उनसे जाकर पूछिएगा कि बसुली क्या होता है, ठीक, तो बताएंगे कि बसुली क्या होता है, और वो दिखाएंगे भी, देखिए ये बसुली है, ठीक है। और कुदाल का, कुदाल तो देखबे किए हैं, ठीक, उस समय कुदाल में लोहा का प्रयोग नहीं होता था, अभी तो कुदाल में लोहा का प्रयोग होता है। तो कुदाल का जो फाल होता है, फाल मतलब ये ऐसा ऐसा कुदाल हो गया, ये रुक जाइए, ये कुदाल का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये डंडा जो होता है, ये तो लकड़ी का होता है, इसमें जो लगाया हुआ रहता है वो लोहा का रहता है, लेकिन यहाँ पर लोहा का नहीं था। फिर हथौड़ा का निर्माण भी होने लगा था, ठीक। तो ये सारे इनके हथियार हो गए। सबसे पहले पहिया का निर्माण इसी काल में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ सामान जो थे, चावल गेहूं, आपको कुछ भी अब उत्पादन करना है तो इनको चाहिए होता था, अब गाड़ी चाहिए होता खींचने के लिए। जानवरों का भी पालन करने लगे थे, छोटे छोटे भेड़ बकरी के अलावा भी अब धीरे धीरे बड़े जानवर भी। इसके देखिए प्रारंभ में, नव पाषाण काल के प्रारंभ में ये सब नहीं बड़े बड़े जानवर पालते थे। धीरे धीरे जब खेती में तीव्रता आई तो ये बड़े जानवर भी क्या करने लगे, पालने लगे, ठीक। शुरू में बड़े जानवरों से डरते थे ये लोग। तो पहिया का भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी काल में हुआ था, नव पाषाण काल में। बुर्जहोम और गुफा कराल से गर्तवास। एक और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ सराय नहर और महदहा, तो महदहा से अगर पूछा जाएगा कि हड्डियों से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो महदहा से मिला है हड्डियों से निर्मित आभूषण। वो भी मध्य पाषाण काल में लोग हड्डियों से निर्मित आभूषण पहनते थे। अभी आभूषण किस चीज़ का पहना जाता, सोना का, चांदी का, और भी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उस समय आभूषण किस चीज़ का पहनते थे, उस समय आभूषण पहनते थे ये हड्डियों का, ठीक। अब देखिए ना, बहुत सारे कहीं कहीं मूवियों में देखिएगा हड्डियों का आभूषण पहने हुए रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम और गुफा कराल से गर्तवास का साक्ष्य मिला हुआ है। गर्तवास और साथ में मृदभांड भी मिला हुआ है, हड्डियों से बना हथियार भी कुछ मिला हुआ है यहाँ से, इन दोनों जगहों से। ये दोनों जगह कश्मीर में ऊपर है, दोनों जगह कहाँ पर है, कश्मीर में। और कोई जगह का नाम नहीं लिया जहाँ पर, हाँ ठीक है, मेहरगढ़ तो बता ही दिया पाकिस्तान में। ये दोनों जगह जो है, और ये उत्तर प्रदेश में, सराय नहर और महदहा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। ये जो बुर्जहोम और गुफा कराल है ये है कश्मीर में। अब यहाँ से गर्तवास क्या होता है, गड्ढे में खोद कर रहना, उसी को गर्तवास कहा जाता है। कुछ लोग झोपड़ी नहीं लगाते थे, क्या करते थे, गड्ढा खोद कर उसी में रहते थे ठंडा गर्मी से बचने के लिए, ठीक। तो उसी को गर्तवास का साक्ष्य यहीं से मिला। साथ में यहाँ पर क्या किया जाता था, बुर्जहोम में यहाँ पर मनुष्यों के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। अगर आपसे पूछा जाएगा मनुष्यों के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो यहीं से मिला हुआ है। मालिक के साथ उनको कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मालिक ही नहीं रहेंगे तो आप रहकर क्या करिएगा, इसी कंसेप्ट पर चलता था ये। मालिक को उस समय ईश्वर माना जाता था, इसी कंसेप्ट पर ठीक ठाक सती प्रथा आप देखिएगा। सती प्रथा में भी क्या होता था, पति को परमेश्वर माना जाता था, और परमेश्वर ही जब नहीं रहेंगे तो पत्नी रहकर क्या करेगी। इसी कारण से पत्नी को भी आग में क्या कर दिया जाता, पत्नी को भी आग में जाना होता था। पति की मृत्यु के बाद लाश के साथ पत्नी को भी क्या करना होता था, जलना होता था। लेकिन ये प्रथा सीधे सीधे क्या थी, गलत थी। ये प्रथा यहीं से चलती आ रही थी, मतलब यहाँ पर सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है या सती प्रथा नहीं होता था, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाने की जो परंपरा है यहीं से शुरू हुई थी। तो कुछ उसी तरीका से सिमिलरिटी दिखती है जिस तरीका से सती प्रथा होता था कि मालिक ही जब नहीं रहेंगे तो आप रहकर क्या करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रमुख इसका स्थल कौन कौन थे, बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सिंहभूम, चिरांद। तो ये दोनों को तो पता है आपको क्योंकि बताए हैं। ये सिंहभूम कहाँ पर है, ये है झारखंड में। सिंहभूम जिला आप देखिएगा, ये भी पहले बता भी चुके हैं, पूरा पसाड़ी का स्थल भी है ये। चिरांद कहाँ है, ये बिहार में, बिहार। यहाँ से हड्डियों से निर्मित हथियार मिले हुए चिरांद से, बिहार से। ये किस चीज़ के, जो हिरण के सिंग का हथियार होता था। आप ये बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, साथ में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी हिरण की उपलब्धता सबसे अधिक पाई जाती थी। आप रामायण काल में भी देखे होंगे कि हिरण के लिए ही ना राम क्या हुए थे, सीता ने कहा था कि हमको हिरण चाहिए, तो हिरण के लिए ही राम क्या हुए थे, सीता को छोड़कर हिरण के पीछे गए थे, और उसके बाद रावण आया था, आपको पता भी है।
ये फिर उसके बाद पीछे पीछे लक्ष्मण भी गए, रावण आया, उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। तो ये इस क्षेत्र में हिरण की उपलब्धता, अभी भी बिहार वाले क्षेत्र में देखिएगा कहीं कहीं हिरण की उपलब्धता है, छोटे हिरण होते हैं, हिरण की उपलब्धता है। आगे अब देखिए हम लोग ये समझिए नवपाषाण काल के बारे में बेहतरीन डिटेल से समझिए। इस समय के लोग जो थे कृषि अब करने लगे थे, बढ़िया एकदम नॉर्मल लोग होने लगे थे, जैसे अभी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लोग क्या होने लगे थे। ठीक है, अब कोई भी इसमें डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते, ताम्रपाषाण काल क्या होता है। ठीक इसके बाद नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण काल का युग चालू होता है, तांबा का खोज होगा। ठीक है, अब ताम्रपाषाण, इसमें तांबा का लोग उपयोग प्रारंभ कर दिए और इसके कुछ स्थलों का हम नाम बताते हैं। इसके बाद ही आपको जस्ट बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के बाद, क्योंकि तांबा का खोज हो गया था और वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तांबा का उपयोग और तांबा से ही कांसा का निर्माण करना शुरू किए थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रपाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाता, कुछ स्थलों के नाम पूछे जाते हैं। तो कुछ स्थलों के नाम जहां राजस्थान से संबंधित ही है, राजस्थान में ये ताम्रपाषाण काल राजस्थान वाले क्षेत्र में और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र वाले में जोरवा संस्कृति, महाराष्ट्र में कौन सा जोरवा संस्कृति, और जोरवा संस्कृति के ही कुछ स्थल थे, जैसे दैमाबाद हो गया, दैमाबाद जोरवा संस्कृति का ही स्थल था। और दैमाबाद देख लीजिएगा, ताम्रपाषाण काल तो स्थल था ही, साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल था वो, तो वहीं से सिंधु घाटी, क्योंकि इसके जस्ट बाद सिंधु घाटी के सभ्यता की प्रारंभ होती है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल से आपको, और उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, तो जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल से संबंधित कोई स्थल का नाम बताइए तो आपको मेरठ बताना है। ठीक है, मेरठ बताना, तो मेरठ यहाँ पर ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगला है महापाषाण काल, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको कहीं बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पर महापाषाण काल से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये इस काल में नहीं रखा है, पाषाण काल में इसको रखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ऐड कर देगा, चलो तुम भी हो, ठीक है, ठीक चलो कोई बात नहीं। कोई छोटा बच्चा होता है ना, कि जैसे मान लो कहीं जा रहे होते हैं, तो हो गया कि 3 लोग जाएंगे, तो छोटा बच्चा नहीं हम भी चलो, ठीक चलो कोई बात नहीं, चलो तुम भी, तो वही छोटा बच्चा है, ध्यान रखिए, बच्चा नहीं है, मतलब फीलिंग, मतलब समझाने के लिए बस बोल दिए हैं। अब महापाषाण काल क्या होता था, यह काल का प्रमाण मुख्य रूप से दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में मिलता था। इसको महापाषाण काल क्यों कहा जाता था, यहाँ पर उपयोग ध्यान रखिएगा, सोने चांदी का आभूषण उपयोग किए जाने लगे थे यहाँ पर महापाषाण काल क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते थे ना दक्षिण भारत में, पहाड़ों पर लोग ये रहते थे, ये लोग पहाड़ों पर सबसे अधिक साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते थे ना, वो उनका जो मृत्यु के बाद कब्र बनाने का ढंग था, उसी कारण से इसको महापाषाण काल कहा गया। क्यों, क्योंकि पत्थरों से चारों तरफ से ये लोग ढक देते थे। क्या करते थे, पत्थरों से, आप मिट्टी में किसी को दफनाते हैं ना जी, ये लोग पत्थरों से ही ढक देते थे, इसीलिए इस काल को महापाषाण काल का, बड़े बड़े पत्थरों से क्या करेंगे, चारों तरफ से ढक देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको महापाषाण का, इस काल के लोग सोना चांदी का भी उपयोग करने लगे थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये महापाषाण काल कुछ सिमिलर सिंधु घाटी सभ्यता से कहा जाता है कि उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था और दक्षिण भारत में कौन चल रहा था, महापाषाण काल चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल के बाद जस्ट ये महापाषाण काल दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन ताम्रपाषाण काल का प्रभाव इधर नहीं था, महापाषाण काल पर ज़्यादा। सबसे अधिक ताम्रपाषाण काल का प्रभाव किस पर था, सिंधु घाटी सभ्यता पर था, कि जहाँ जहाँ ताम्रपाषाण काल के से संबंधित स्थल थे, वहीं देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की ज़्यादा उत्पत्ति हुआ है। कहाँ कहाँ थे, राजस्थान था, महाराष्ट्र था, आप देखिएगा राजस्थान महाराष्ट्र में भी ये क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आपको मिले हैं, तो यहाँ से माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखिए, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।